देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग आ जाइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग टाइम से आ जाया करिए, अब तो आप सबको टाइम पता चल गया है, 12 बजे क्लास होती है ये, तो जल्दी से आ जाइए। ओके, करते हैं स्टार्ट। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये आएंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखिए उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या होगा, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। और किसी भी क्वेश्चन को ना लर्न मत करिए, समझिए, क्योंकि अगर वो घुमा फिरा के भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व क्यों है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ होता है कि वो प्रॉफिट जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले रिसीव किया गया है, तो जब वो इनकॉर्पोरेशन से पहले रिसीव किया गया है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और ये कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। और अगर बाई चांस पूछा जाए कि इस प्रॉफिट को किस प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो याद रखिए कैपिटल प्रॉफिट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंपल है, नॉन ट्रेडिंग कंपनी बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। अब ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या है, फिक्स असेट्स में अगर हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज माइनस करें, या फिर फिक्स असेट्स में करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स में फिक्स्ड लाइबिलिटीज, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, बताइए। आप बैलेंस शीट बनाकर देख लीजिए। देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी साइड, ये होती है हमारी असेट साइड। यहाँ पर हम असेट्स लिखते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी, ऊपर क्या लिखते हैं, इक्विटी। तो असेट्स में जब हम ये टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है, जब असेट्स में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी इक्विटी निकल कर आ जाएगी। तो इक्विटी का मतलब क्या है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, सिंपल था। अब देखिए, व्हेन द डेट टर्न रेशियो इज 4, व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। बहुत ही सिंपल है। जल्दी से आंसर करिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में आपके और फ्रेंड्स हैं वहां इसको शेयर कर दीजिए। देखिए कॉमर्स को ना बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉमर्स बहुत इजी है, हर चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तो आपको कॉमर्स में कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आपको डेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेट टर्नओवर रेशियो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज क्रेडिट रिसीवेबल्स। अब डीटीआर तो हमें ऑल पहले से दिया हुआ है 4, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपको क्या पता है, ऊपर आप लिखते हैं टोटल मंथ्स। तो टोटल मंथ्स हमारे यहाँ पर कितने दिन होते हैं, 12 मंथ्स, जो कि अंडरस्टूड है सबको। और नीचे क्या लिखते हैं, डेटर, या फिर हम डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है, यानी कि डीटीआर। तो अब 12 में 4 का कर दीजिए, सिंपल है, 3 आंसर आ गया, 3 मंथ्स, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं आता है तो फिर भी आप
कभी भी कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं, हम उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग का में जो जब हम निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन हमारी हमेशा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फंड्स अवेलेबल विद अ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग। देखिए, आफ्टर पेइंग बात कर रहे हैं, आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड्स। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग समझ लीजिए, तो रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा सोर्स होता है कंपनी के लिए फाइनेंस को कलेक्ट करने का, हाँ, इंटरनल सोर्स, ठीक है। इंटरनली वो फाइनेंस कलेक्ट कर सकती है, हम इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मिले तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। अब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग होगी तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसे होगा? मस्ट बी डिक्लाइनिंग, मस्ट बी अबव एवरेज कॉस्ट, मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट या फिर मस्ट बी राइजिंग। बताइए, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है? क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब भी हम एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा हमेशा एवरेज कॉस्ट के बिलो रहेगा, क्योंकि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है उसका जो कर्व होता है मार्जिनल कर्व के ऊपर ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ये हमेशा उसके बिलो रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या था, क्यों लाया गया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजिली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, या फिर टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज। थर्ड है हमारा टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फोर्थ है हमारा टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होगा आंसर? देखिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, हर जगह बहुत सारे रूल्स हैं, हर जगह हर कंपनी के अकॉर्डिंग। कभी ऐसा नहीं हो कि कोई कंपनी कुछ और फॉलो करे या कोई इंस्टीट्यूशन कुछ और फॉलो करे, तो इस वजह से सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाया गया है जिससे कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें क्या रहे, हार्मनी रहे, ठीक है। यानी कि सारे रूल सबके लिए सेम रहे, ये बनाने का इनका मेन पर्पस था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमारे जितनी भी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स होती हैं वो हमारी नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? रेशियो बिटवीन कस्टमर परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स, या फिर एक्सेस ऑफ सेटिस्फेक्शन ओवर एक्सपेक्टेशन, पोस्ट परचेज या फिर डिसोनेंस, सॉरी पोस्ट परचेज डिसोनेंस, नन ऑफ द अबव। बताइए।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेशियो बिटवीन द कस्टमर परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्सेज यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स। ठीक है, ये हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है, जिसमें कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो भी लाभ या लाभ से जो भी प्राप्त हो रहा है उसको वो उपभोग करें, जो भी उनको संसाधन मिले गए हैं उसके बीच में। ठीक है, तो जो भी संसाधन मिले हैं उनका उपभोग और जो भी उन्हें अलग से लाभ मिले हैं उन दोनों के बीच का रेशियो हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट, यानी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट होता है, अल्पावधि बिक्री उपलब्धि, उसका उपयोग हम किस तरह करते हैं? पर्सनल सेलिंग के द्वारा, एडवर्टाइज करके, सेल्स प्रमोशन के द्वारा, या फिर पब्लिक रिलेशन से। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेल्स अचीव करना के लिए हम सेल प्रमोट करते हैं अपनी। ठीक है, नेक्स्ट है हु डू बाय मोर, complain less, spread positive word of mouth, ensure a large customer base and repeat business। यानी कि कौन अधिक खरीदता है और शिकायतें जो हैं उसकी कम होती हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव बातें फैलाता है प्रोडक्ट के बारे में, और इससे लार्ज कस्टमर बेस जो है वो हमारा बनता है और अपने बिजनेस को बार बार रिपीट करता है। सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, डिलाइटेड कस्टमर होता है, इंडस्ट्रियल कस्टमर होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा डिलाइटेड कस्टमर, क्योंकि सेटिस्फाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंप्लेन लेस थी है। तो सेटिस्फाई की तो कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए, जब मैं किसी चीज़ से सेटिस्फाई हूँ तो कंप्लेन नहीं होगी। ठीक है, तो एक इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई कस्टमर नहीं होगा, डिलाइटेड कस्टमर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है हु डू बाय मोर, और जो अधिक खरीदता है, लेकिन इंडस्ट्रियल कस्टमर तो ज़्यादा नहीं खरीदेगा, उसने एक बार खरीद लिया और उसकी सालों साल तक के लिए छुट्टी, यानी कि अब वो उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेस नहीं करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीन कोई भी परचेस करते हैं तो एक बार परचेस करते हैं, फिर 10 साल 20 साल तक हम उसको परचेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल कस्टमर भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी डिलाइटेड कस्टमर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर impulses which persuade a customer to buy certain products without evaluating the positive and negative value of the same। यानी कि हमें ऐसा बताना है वह कौन सा आवेग है जिसमें ग्राहकों को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव मूल्य, वो कुछ भी नहीं करता, ना वो पॉजिटिव चीज़ देखता प्रोडक्ट की, ना वो नेगेटिव चीज़ देखता है, बस वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इमोशनल मोटिव्स कहते हैं, ब्लाइंड मोटिव कहते हैं, इगोइस्टिक कहते हैं, या फिर लॉर्ड ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्यों। देखिए, इमोशनल में क्या होता है, अगर कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच है, हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था जो उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, तो एक ये इमोशनल कनेक्शन है, या फिर हो सकता है उसका कोई आइडियल है, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है इसलिए वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट से, या फिर हम शुरू से वही प्रोडक्ट खरीदते आ रहे थे, अब उसमें कोई भी कमी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, कौन से एथिक्स वो फॉलो कर रहा है, ये सब हम कुछ नहीं देख रहे। फिर है ब्लाइंड मोटिव। ब्लाइंड मोटिव होता है बस हमने किसी ने कहा और हमने उस पर विश्वास कर लिया, अब उस प्रोडक्ट के बारे में हमने खुद कोई छानबीन नहीं करी, बस किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने कह दिया नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसने कहा और हमने मान लिया, ये होता है ब्लाइंड मोटिव्स। या फिर खुद कंपनी ने ही हमसे कहा कि हमारे प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी हैं या फिर ये फीचर्स हैं, और हमने ब्लाइंडली उस पर विश्वास कर लिया। ईगोइस्टिक होता है, हमारा ईगो है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसका प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बेस्ड है, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में, वो कंपनी क्या करती है, उसके कंपनी का मोटो क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है, प्राइस कितना है, या फिर
अदर जो राइवल कंपनी है वो उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में और भी अच्छा दे रही है। मैंने ये कुछ भी नहीं देखा, बस मैंने क्या किया अपने ईगो के अकॉर्डिंग कि हाँ वो यूएस की कंपनी है, मेरा ईगो है, मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाना है कि हाँ मैं यूएस कंपनी बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, तो ईगो के कारण मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था तरीके। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक्स में हम कंजम्पशन प्रोडक्शन इनकी बात करते हैं, डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। साइकोलॉजी में हम माइंड की बात करते हैं कि एक कस्टमर किस तरह से सोचता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि एक सोसाइटी के लिए कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर ओवरऑल हमारा इन तीनों में ही कवर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड एन करेक्ट स्टेटमेंट। Customer attitudes can be summarized an evaluation of an object. Attitudes are learned. Attitudes are synonymous with behavior. Attitudes है motivational qualities। बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमें इसमें लगता है कि जो कि करेक्ट है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा सी, एटीट्यूड्स आर सिनोनिमस विद बिहेवियर। यानी कि जो हमारा है या हमारा सोचने का तरीका है किसी प्रोडक्ट को लेकर या बिहेवियर है वो हमारा चेंज होता रहता है। कस्टमर का एटीट्यूड सिनोनिमस है, कभी भी चेंज हो सकता है। वैसा नहीं है कि मैं किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ तो हमेशा करती रहूँगी। हो सकता है आगे जाके मेरा उस प्रोडक्ट के लिए मन बदल जाए या फिर हो सकता है मुझे तो कभी और आगे जाके कोई और प्रोडक्ट पसंद आ जाए। इसलिए मेरा एटीट्यूड बिहेवियर क्या है, हमेशा मेरा चेंज होता रहता है, सिनोनिमस है। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर करिए, बहुत पूछा जाता है, आप सबको ही पता होगा। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट क्वालिटी फीचर स्टाइल ब्रांड नेम एंड पैकेजिंग आइडेंटिफाइज द। यानी कि आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेशलिटी, उसकी ब्रांड, ये सब पैकेजिंग का विवरण, ये सब आपको कौन से प्रोडक्ट में बताया जाता है? एक्चुअल प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड, कोर या फिर टेंजिबल प्रोडक्ट? क्या हो जाएगा? देखिए ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, हम किसी क्वालिटी की, फीचर की, स्टाइल, ब्रांड की बात कर रहे हैं तो ये स्टाइल कॉमन प्रोडक्ट की बात है ये तो। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑगमेंटेड, कोर, टेंजिबल ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता दीजिएगा। हम लोग इवनिंग की क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिसेस इज नॉट परमिसिबल। यानी कौन सी प्रैक्टिस इंडिया में परमिशिबल नहीं है? पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग, प्रीडेटरी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या कहेंगे आप इसको? सी, प्रीडेटरी प्राइसिंग जो है वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ रिटेल आउटलेट हैज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट? सुपरमार्केट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर या फिर रिटेल चेन स्टोर?
देखिए सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसमें हाई आती है वो हमारे कहलाते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज होते हैं तो इनको बनाने में, इनको सेट करने में, हर चीज़ यहाँ पे सिस्टमेटिक करने में सबसे ज़्यादा फाइन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ यहाँ पर बहुत अलग तरीके से सेट की जाती है, इसलिए और डिपार्टमेंट स्टोर में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एट स्टार्टिंग स्टेज इज जनरली नॉट डन थ्रू डेट इंस्ट्रूमेंट, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स या फिर कंडीशनल लोन्स, बताइए। देखिए स्टार्टिंग एज की बात करें तो स्टार्टिंग एज में ये डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है द डिग्री टू विच द रिटर्न्स ऑफ द टू सिक्योरिटीज चेंज टुगेदर इज रिफ्लेक्टेड बाय कोरिलेशन, लिवरेज, कोवेरिएंस या बीटा। देखिए जब हम एक डिग्री तक हम बात करते हैं कि वहाँ पे 2 सिक्योरिटीज़ चेंज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोवेरिएंस, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोवेरिएंस। एक डिग्री तक यहाँ पे जो रिटर्न होता है टू को सिक्योरिटीज़ का वो यहाँ पे चेंज होता है एक साथ, ठीक है? नेक्स्ट देयर है ट्रांसफर बाय अ कंपनी ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स बिजनेस डिवीजन टू अनदर न्यूली सेटअप कंपनी इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई भी एक कंपनी जो है वो एक या एक से अधिक बिजनेस यूनिट के साथ क्या कर रही है, एक दूसरी कंपनी को स्टार्ट स्टार्ट कर रही है, यानी कि एक कंपनी थी ए बी सी, इन तीनों ने मिलके एक नई कंपनी ओपन करी। अब आपको बताना है क्या कहलाता है, डीमर्जर, मर्जर, इक्विटी कार्व आउट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा ए, डीमर्जर, क्योंकि यहाँ पे एक और एक से अधिक कंपनी की बात की जा रही है। मर्जर में सिर्फ 2 कंपनियां मर्ज होती हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा की बात की जा रही है तो उसे हम बोल देते हैं डीमर्जर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स सर्व एज अ वार्निंग टू ऑर्गेनाइजेशन नॉट टू टेक द सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसेस। प्रमोशन प्रिंसिपल, ड्रकर प्रिंसिपल, वैलिडिटी प्रिंसिपल या प्रेटा प्रिंसिपल, बताइए। यानी ये किसने कहा है कि हमें कंपनी के अंदर जो सिलेक्शन और प्रमोशन प्रोसेस होती है उसको हमें लाइटली नहीं लेना है। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर। पीटर ने कहा था कि ये जो हमारा सिलेक्शन होता है कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ का और जो प्रमोशन होता है इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन से ही हमारी पूरी सेलिंग इफ़ेक्ट होती है। अगर हम सेल्स इफ़ेक्ट होती है, अगर हम प्रमोशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी सेल इतनी नहीं हो पाई। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपना सिलेक्शन पर और प्रमोशन पर करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, एरिक बर्न या फिर एडम स्मिथ। ट्रांजैक्शन एनालिसिस किसने दी थी ये टेक्निक? देखिए ये टेक्निक दी गई थी एरिक बर्न के द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमारे एरिक बर्न द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ डिमांड फोरकास्टिंग मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मैनेजरियल जजमेंट, मैनेजरियल ग्रिड, वर्क स्टडी टेक्निक या फिर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बताइए।
कौन सा मेथड है जो कि हमारा डिमांड फोरकास्टिंग मेथड जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसमें नहीं होता। देखिए यहाँ पे मैनेजरियल ग्रिड जो है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा बिजनेस कंसर्न से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा मैनेजरियल ग्रिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो यहाँ पे मैनेजरियल जजमेंट आ सकता है, वर्क स्टडी टेक्निक्स आ सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक आ सकते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत यूज होती हैं। लेकिन मैनेजरियल ग्रिड हमारे मैनेजरियल मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि हमारे बिजनेस के अंदर यूज होता है। ठीक है, ना कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर शुड बी शोन इन। अब जो हम डिवेंचर्स पर डिस्काउंट देते हैं वो जो हमारा दिखाई देता है वो कहाँ हम शो करेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? बताइए। डिवेंचर को शुरू करने में जो हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स को, वो हम कहाँ दिखाएंगे? जल्दी आंसर करिए, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? देखिए अगर हम बात करें तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब लेकिन इसको असेट मत समझिएगा, ये हमारा कैपिटल लॉस है, क्योंकि डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए लॉस हो गया, क्योंकि डिवेंचर्स हमारी कैपिटल से गए हैं तो ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है। तो इसको हम असेट साइड में फिक्टिशियस एक्सपेंडिचर करके दिखाएंगे जब तक ये पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक। तो ऑप्शन अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में ये भी आता है कि अगर हम ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है कि हमारे लिए असेट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ये एक्सपेंडिचर लेकिन एसेट साइड में शो करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके, और ये हमारा कैपिटल लॉस है। इसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते, क्योंकि एक बार में राइट ऑफ करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बहुत गलत बताएगी, जो कि आपके इन्वेस्टर के लिए क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टर को सही तरह से एक ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर फिर आगे जाके आपकी कंपनी में वो इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड द बिल ऑफ लेडिंग रिलेट्स टू। अब फॉरेन ट्रेड की यहाँ पर हम बात करें तो उस केस में जो बिल ऑफ लेडिंग है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है? द इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, द ट्रांजिट ऑफ गुड्स, या फिर द ऑक्शन ऑफ गुड्स डैमेज्ड इन ट्रांजिट? बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिट ऑफ गुड्स की रिसीट होती है जो कि हमारा जो भी शिपिंग कंपनी होती है ये उसके द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है विदेशी व्यापार में अगर हम माल भेजते हैं तो, यानी कि एक तरह से आपके पास प्रूफ है कि आपने शिपिंग कंपनी से माल भेजा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an importer can take delivery of goods by producing bill of sale, bill of loading, shipping order, या फिर मेट्स रिसिप्ट? बताइए। एक इंपोर्टर डिलीवरी कर सकता है, ले सकता है प्रोड्यूसिंग कौन सा बिल होगा वो? क्या हो जाएगा आंसर? बिल ऑफ लोडिंग। ठीक है, एक बिल ऑफ लोडिंग को देकर यहाँ पर एक जो आयात करता है या इंपोर्टर है वो माल की डिलीवरी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर कैन बी डन बाय आरओआई, रेट ऑफ रिटर्न, ईवीए, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पर? देखिए ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, क्योंकि जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करते हैं रिस्पांसिबिलिटी सेंटर में तो हम आरओआई यानी रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू भी कर सकते हैं, रिटर्न ऑन सेल के थ्रू, या फिर ईवीए के थ्रू।
और अगर आपको ईवीए नहीं पता है तो देखिए ईवीए की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये एक इंक्रीमेंट डिफरेंस बताता है आपका रेट ऑफ रिटर्न और जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उन दोनों के बीच का जो भी इंक्रीमेंटल होता है वो हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहलाता है। ठीक है, तो इन तीनों से ही आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल बैलेंस शीट शोज। अब जो सोशल बैलेंस शीट है वो क्या शो करती है? सोशल कॉस्ट, सोशल रेवेन्यूज, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर? सोशल बैलेंस शीट से कोई आपको पता है क्या होती है? कभी सुना है आपने इसके बारे में सोशल बैलेंस शीट या कहीं पढ़ा होगा? देखिए सोशल बैलेंस शीट जो होती है यहाँ पर आपको कोई सोशल कॉस्ट या रेवेन्यू नहीं बताती, ये आपको बताती है जो भी आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी वैल्यूज को। ठीक है, यानी कि आपस में वो सोशली किस तरह से काम करते हैं वो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर एफिशिएंसी रेशियोज। अब इसमें से कौन सा हमारा एफिशिएंसी रेशियो के अंदर आता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिक्स सेट टर्नओवर रेशियो या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। एफिशिएंसी रेशियो आपने पढ़ा होगा जिससे हम अपनी कंपनी की एफिशिएंसी निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एफिशिएंसी का मतलब होता है हमारी कंपनी कितने टाइम पीरियड में हम कितना अर्न कर रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आ रही है, ये सब चीज़ें हमारी एफिशिएंसी में बताती है। तो देखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड फिक्स्ड, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड है। फिक्स टर्नओवर रेशियो से हमारी असेट्स की हमारी एफिशिएंसी पता चलती है। इन्वेंट्री से हमारी इन्वेंट्री का पता चलता है कि इन्वेंट्री का हमारा साइकिल क्या है, कितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए कितने टाइम पीरियड के लिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड से हमें पता चलता है कि हमारा जो कलेक्शन है किसी भी फंड का वो कितने टाइम पीरियड में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द विच वन इज नॉट द आइटम ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट टू द बिजनेस, बताइए। इसमें से कौन सा हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट का नहीं है आइटम? ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज, मार्केट सप्लाइड रिसोर्स है, इम्प्लिसिट कॉस्ट या फिर नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज। देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट बिजनेस से कंसर्न है क्योंकि ये बिजनेस की इंटरनली कॉस्ट बताती है। ठीक है, और नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये भी बिजनेस से कंसर्न है, ये भी बिजनेस से कंसर्न है। सिर्फ मार्केट सप्लाइड ऐसी है जो कि बिजनेस से कंसर्न नहीं है। ठीक है, सॉरी, बिजनेस से कंसर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे नॉट पूछा गया है तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो हमारी इससे कंसर्न नहीं होती है। तो ऑप्शन डी बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सी आर्थिक व्यवसाय की मद नहीं है, तो मार्केट नहीं है। ओनर सप्लाइड रिसोर्सेज हमारे वर्क करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट वर्क करता है, नॉन मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वर्क करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मार्केट सप्लाइड रिसोर्सेज हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट से यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिमांड मस्ट हैव द एलिमेंट्स। अब डिमांड में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? डिजायर, वांट, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने डिमांड के बारे में पढ़ा होगा। देखिए अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में ये सारे ही एलिमेंट होने चाहिए। एक क्वांटिटी होनी चाहिए पर्टिकुलर डिमांड के अंदर कि हमें कितनी क्वांटिटी में परचेस करना है, एक प्राइस होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए कब परचेस करना है, वांट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है डिमांड में ये सारी चीजें आती हैं। डिमांड वो कही जाएगी जिसकी हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए या जिसकी हमें डिजायर है कि हाँ मुझे ये होना चाहिए, मुझे ये परचेस करना ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलके हमारी एक डिमांड क्रिएट करती हैं। डिमांड कोई
चीज नहीं है। डिमांड ये सारी चीजों से मिलकर बनी है, जिसको हम बोलते हैं डिमांड। यानी कि जो हमें किसी भी चीज को लेने की डिजायर हो रही है तो वो हमारी डिमांड है, किसी भी चीज की हमें वांट है वो हमारे लिए डिमांड है, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमें कुछ चाहिए, या फिर पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो वो सब हमारी डिमांड है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द टेस्ट स्टैटिक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर। बताइए ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमारा न्यूमरेटर हमेशा ज्यादा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर समझते हो, जो ऊपर वैल्यू दी होती है हमारी, और जैसे कि ऊपर हमने लिख दिया एक्स एंड वाई नीचे, तो ये हमारी है न्यूमरेटर, ये हमारी है डिनोमिनेटर। बताइए। बताइए क्या होगा आंसर, क्या लगता है इसका आपको। देखिए राइट आंसर हो जाएगा एफ वैल्यू, जो कि ऑप्शन बी है। एफ वैल्यू में हमारी हमेशा न्यूमरेटर वैल्यू ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें से कौन सा टेस्ट हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट मीन्स, डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट मीन्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपने ये सारे टेस्ट पढ़े होंगे अपने स्टैटिक्स में। देखिए यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है आपने देखा होगा, वेल शेप कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है। यानी कि ये सारी पॉजिटिव वाली चीजें होंगी, ये नेगेटिव वाली चीजें होंगी इधर। ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम इंडिपेंडेंट की भी बात करते हैं, डिपेंडेंट की भी बात करते हैं, प्रोपोर्शन की भी बात करते हैं। ठीक है। यानी कि कौन सा कितना किस पे डिपेंडेंट है और कितना इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन सिचुएशन वेयर एफ टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड। यानी कि हमें यहाँ पर बतानी है, इसमें आइडेंटिफाई करनी है एक सिचुएशन जिसमें एफ टेस्ट हमारा यूज नहीं होता। ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, टू कंपेयर मोर देन टू पॉपुलेशन मींस, सेकंड ऑप्शन है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट अ सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस, सी है टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट टू पॉपुलेशन वेरिएंस, एंड डी है हमारा टू स्टडी अबाउट रैंडमनाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, इसमें हमारा एफ टेस्ट यूज नहीं होता है। यहाँ पर हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं सिंगल पॉपुलेशन वेरिएंस में, जबकि एफ टेस्ट हमारा हमेशा टू वेरिएबल्स को लेकर काम करता है, टू वेरिएंस को लेकर काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी अप्लाइड टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेशल कोचिंग ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स। बताइए। पेयर टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट, या एफ टेस्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए स्पेशल क्वेश्चन ऑन मार्क्स स्कोर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पेयर टी टेस्ट। यहाँ पर जो इफेक्टिव रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा वो पेयर टी टेस्ट होगा। टी टेस्ट के थ्रू हम इसको अपने एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच फॉर अकम्प्लिशिंग द रिजल्ट्स। ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, रिवॉर्ड सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, या फिर मेंटोर सिस्टम। क्या होगा।
देखिए, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, जो रिजल्ट्स को अचीव करने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे मर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि उनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ-साथ कंपनी के ऑब्जेक्ट्स भी ईज़िली अचीव हो पाएँ, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स। अब इसमें से आपको बतानी है जो मैनेजरियल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ऑप्शंस है रिव्यूइंग एंड एडजस्टिंग प्लान इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस, बी है एस्टैब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सी है क्रिएटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड, एंड डी है हमारा गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। बताइए। क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल फंक्शन की बात की है तो इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को बनाएंगे जिससे कि हम वहाँ पे इजीली अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शन एंड ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजरियल फंक्शन है उसमें ये इंक्लूड होगा, ठीक है? नेक्स्ट है अ लीडर हु आइडेंटिफाइज व्हाट सबऑर्डिनेट नीड टू do to achieve objectives, clarify organizational roles and tasks, set up an organizational structure, reward performance and provide for the social needs of their followers is। यानी कि आपको एक ऐसा लीडर बताना है जो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए आप जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए ये सब बताता है। एक वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है? और रिवॉर्ड परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है आपको। ये सारी चीज़ें किस एक लीडर में होती हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में, पार्टिसिपेटिव में, ट्रांजैक्शनल या फिर ऑटोक्रेटिक? बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, ऑटोक्रेटिक तो नहीं हो सकते क्योंकि ऑटोक्रेटिक सिर्फ आपको ऑर्डर देगा, वो आपके संग ये सारी चीज़ें इतने सारे आपकी हेल्प या हम ये बोल सकते हैं आपके साथ इतना कोऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है? अब आपको इन 3 में से बताया, ट्रांसफॉर्मेशनल भी नहीं होगा, पार्टिसिपेटिव तो वो खुद पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ पे तो पार्टिसिपेट की कोई बात ही नहीं की जा रही, इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शनल हो जाएगा, ठीक है? ट्रांजैक्शनल उसको बोलते हैं हम, ठीक है? उस लीडर को। नेक्स्ट है विच सेगमेंटेशन अप्रोच इज मोस्ट compatible with the spirit of the marketing concept? बेनिफिट सॉर्ट, इनकम, सोशल क्लास या फैमिली साइज? आपको वो सेगमेंटेशन की अप्रोच बतानी है जहाँ पर हमारा जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे स्प्लिट हो जाता है। देखिए, सेगमेंटेशन की बात करें तो बेनिफिट सॉर्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है कि हमें कहाँ पर कितना बेनिफिट लेना है, ठीक है? उसके बेसिस पर हमारा स्प्लिट हो जाता है सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स? अगेन वेरी सिंपल है, डायरेक्ट आंसर करते हैं, एएच मैस्लो, ठीक है? नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज रिलेट्स टू। अब जो इंडक्शन है वो किस में कंसिडर किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन या फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन। देखिए, इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज से, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है किंग डिमांड कर्व इज रिलेट्स टू मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन? किंग डिमांड कर्व बहुत पूछा जाता है, अगेन
इम्पोर्टेंट है तो याद रखिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। ओलिगोपॉली में किंग डिमांड कब पाया जाता है, और ये समझ लीजिए ओलिगोपॉली क्या होती है। तो देखिए ओलिगोपॉली में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और इसमें जो एंट्री और एग्जिट होती है वो बैरियर होता है, यानी आपको यहाँ पे एंट्री बहुत मुश्किल, एंट्री का बैरियर है, और अगर एंट्री हो जाती है तो आपको एग्जिट करने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आपको होमोजीनियस और डिफरेंशियल दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद HRM। बताइए। मिशेल जे जूसियस, डेलियोडरी, एडवोइन वी फ्लिप्पो, या फिर केके डेविड। देखिए इसमें से जो केके डेविड हैं वो हमारे HRM से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट है, मेरिट रेटिंग इज नॉट नोन एज एफिशिएंसी रेटिंग, सर्विस रेटिंग, जॉब रेटिंग, या फिर एक्सपीरियंस रेटिंग। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, जो कि है हमारा जॉब रेटिंग। क्योंकि देखिए मेरिट रेटिंग हम एफिशिएंसी को देखकर करते हैं, सर्विस को देखकर करते हैं और एक्सपीरियंस को, लेकिन जॉब रेटिंग नहीं की जाती मेरिट रेटिंग के अंदर, ठीक है। जॉब रेटिंग में बहुत सारी चीज़ें और कंसिडर करते हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो एफिशिएंसी हम देखते हैं, उसके बेसिस पे मेरिट होती है। सर्विस रेटिंग की, उसकी सर्विस कैसी चल रही है, वो किस तरह से सर्विस कर रहा है, एक्सपीरियंस उसका चेक किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोप्ड, या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड। बताइए। आपने कॉम्पिटिशन्स पढ़े होंगे, मार्केट के टाइप्स हैं ये, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, पढ़े होंगे ये सब, इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल। आप इसका कर्व देखिए, इसका कर्व कैसा होता है, ये रहा, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों होता है, तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल होने का एक कारण ये है कि इसमें सेलर जो होता है प्राइस टेकर होता है, और ये एज्यूम किया, ये सोचा जाता है कि जो भी प्राइस यहाँ पे रिसीव करेगा वो प्राइस, वो एवरी यूनिट जो इतनी भी सेल करेगा सब पर सेम रहेंगे, क्योंकि क्या है, ये प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। कस्टमर यहाँ पे प्राइस मेकर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, एडिशनल बोनस ऑफ मिनिमम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, परमानेंट जॉब, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। देखिए यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो फाइनेंस की बात की जा रही है, और जबकि हम बात करें नॉन की, नॉन तो हमें परमानेंट जॉब, पार्टिसिपेटरी और इसमें बात करें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मनी की, फाइनेंस की बात नहीं की जा रही है, इसलिए नॉट नॉन फाइनेंशियल कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, HRM डज नॉट इंक्लूड जॉब इवेल्युएशन, जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल, और सेल्स प्रमोशन, या फिर जॉब एनरिचमेंट। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर देखिए सी होगा, सेल्स प्रमोशन, क्योंकि ये मार्केटिंग का पार्ट है, HRM का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बताइए। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, बेटर मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज, या फिर फ्रीडम फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी। नॉट पूछा है, नॉट अ बेनिफिट। क्या होगा? ऑप्शन देखिए, बी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेनिफिट पूछा है जो नहीं है।
एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप होती है हमारी, बेटर मैनेजमेंट सरप्राइज भी होता है और फ्रीडम ऑफ एडवोकेसी भी है। लेकिन कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर पे ये लोग नहीं करते, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में ये सिर्फ अपने प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इन्हें इकोनॉमिक पावर से कोई लेना देना नहीं है, ये बस अपना प्रॉफिट कमाते हैं और जिस भी कंट्री से आते हैं वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, बस अपना प्रॉफिट से मतलब रखते हैं ये लोग, इसलिए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ हाउसहोल्ड फर्नीचर इज टैक्सेबल इनकम, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू गेन सॉरी, और एग्जेम्प्टेड इनकम। बताइए, यानी कि कैपिटल गेन हेड में इनकम टैक्स एक्ट के जो कैपिटल गेन है उसमें जो हमारी इनकम होती है वो हमारी हाउस होल्ड को, अगर हम हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो वो क्या होगी, टैक्सेबल इनकम कही जाएगी, कैपिटल गेन, रेवेन्यू गेन या फिर एग्जेम्प्टेड गेन। बताइए, ये एग्जेम्प्टेड इनकम। देखिए, अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल गेन के प्रोसीजर को फॉलो करें तो वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करते हैं तो वो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो एग्जेम्प्टेड इनकम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबका आंसर क्लियर था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, 80E हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन लोन से। देखिए, रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड अप टू 10,000, 15, 20 या विदाउट एनी लिमिट। यानी कि 80E के अंदर जब हमारा हम लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमारी उसकी लिमिट कितनी है, 10,000 तक हमारे लिए फ्री है, और 15,000 तक, 20,000 तक, या फिर हमारे लिए विदाउट एनी लिमिट। बताइए, कटौती हमारे लिए यानी कि जिसको हम डिडक्शन बोलते हैं, वो कितनी अलाउ है। आपने इनकम टैक्स में ये पढ़ी होंगी सारे डिडक्शंस। 80 हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड है, लोन टेकन फ्रॉम फॉर हायर एजुकेशन। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स इज अंडरटेकन बाय एनबीएफसीज, आरबीआई, सेबी या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डायरेक्ट डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पर जो डायरेक्ट सुपरविजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि नियंत्रण, देख रेख। बताइए, क्या लगता है आपको इसका आंसर। जल्दी से आंसर करिए। देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है, तो ये याद रखिए, म्यूचुअल फंड और डिपॉजिटरीज की बात होती है तो वहाँ पे सेबी का नाम आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कॉल notice money market, which of the following participants is allowed of to trade? All banks, primary dealers and mutual funds, all corporates, only commercial banks या फिर all of the above। यानी कि कॉल और नोटिस द्वारा जो मुद्रा बाजार में निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ट्रेड करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ है। सभी बैंक्स कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं या केवल कॉमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं। बताइए, देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी, केवल कॉमर्शियल बैंक्स को ये इसकी परमिशन होती है, वो कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रेफर्ड टू एज। अब जो अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट है इंडिया में वो कौन है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, द कंज्यूमर यूटिलिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर।
देखिए, कंज्यूमर कोर्ट की अपेक्स बॉडी की बात करें तो वो हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। यही सारी चीज़ें देखता है, उन पर कंट्रोल करके रखता है कि कंज्यूमर को सही तरह से प्रोटेक्शन हो पा रही है या नहीं, कंज्यूमर के राइट्स का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें इसके ये देखता है, ये अपेक्स बॉडी कहलाती है। वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी होती है, लेकिन अपेक्स पूछा है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग एन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताइए क्या होगा आंसर। क्या लगता है आपको इसका आंसर? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ये हमारा कैपिटल नेचर का कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिक्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज सैम्पलिंग एरर, मेजरमेंट एरर, कवरेज एरर या फिर नॉन रेस्पॉन्स एरर। ये मैं आपको करा चुकी हूँ इस तरह का एक क्वेश्चन, पॉपुलेशन का कराया था जिसमें हम पैरामीटर उसका आंसर था। अब आप बताइए, जब हम सैंपल स्टैटिक्स का और पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम जब कॉरेस्पॉन्ड कलेक्ट करते हैं तो उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, दोनों में जो अंतर आएगा। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, सैम्पलिंग एरर। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सैंपल स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये अ, एक स्मॉल लेवल पे बात की जा रही है और पॉपुलेशन पैरामीटर एक लार्ज लेवल पे होता है। तो दोनों में क्या है, सैंपल एरर है, क्योंकि इसका सैंपल बहुत कम होगा और इसका सैंपल ओवरऑल बहुत ज़्यादा होगा हमारे पॉपुलेशन का, इसलिए सैंपलिंग एरर ये कह अंतर जो होगा सैंपलिंग एरर कहलाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बिलीव्स एंड वैल्यूज डेट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज, यानी कि किसी के भी बिहेवियर में का जो भी जनरल पैटर्न है की बात करें, बिलीफ की बात करें, उसकी प्राइस की बात करें या वैल्यू की बात करें, तो वो जो दो सदस्यों में जो समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा? यस, ये कहा जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। अब इसमें से कौन सा आपको लगता है कि हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये कवर नहीं होता है? बताइए, आपने 14 प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे हेनरी फ्यूल के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है ये, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजिली आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं आते हैं आपको 14 प्रिंसिपल्स तो पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या होगा? देखिए, यूनिटी ऑफ मेजर किसी भी तरह का कोई प्रिंसिपल नहीं है हेनरी फ्यूल का, जबकि ये यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्प्रेड द क्रॉप्स की बात करते हैं, सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन इन्होंने यूनिटी ऑफ मैनेजर की बात नहीं कही है, ये इनके 14 प्रिंसिपल्स नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट अ करंट लायबिलिटी। बताइए, बिल्स पेबल, कंटिजेंट लायबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स या फिर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर्स। कौन सा हमारा करंट लायबिलिटी नहीं है? देखिए, ये आपने पढ़ा है करंट लायबिलिटी में, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, तो ये तीन कट गए, क्या बचा? बी। तो ये हमारा
पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी जो है वो एक तरह से लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से हम ये बोल के चल सकते हैं कि हो सकती है, यानी कि संभावना है सिर्फ। अब हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि लायबिलिटी बनेगी या नहीं, तो इसको हम एज अ नोट की तरह बैलेंस शीट के अंदर शो कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शंस है कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, ऑप्शन सी है मैक्सिमाइजिंग द रिजल्ट एंड ऑप्शन डी है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। बताइए। नॉट पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट ये इनका काम नहीं होता है। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट तो ओवरऑल कंपनी पे डिपेंड करता है, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट करना प्रोडक्शन का पार्ट है। इनका काम होता है रिकॉर्ड्स को रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज विल बी क्रेडिटेड टू। बताइए। सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। देखिए क्रेडिट की बात पूछिए तो डी हो जाएगा स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने जो भी वहां से विड्रॉल किया है वो उन्होंने एज अ रॉ मटेरियल लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज ऐसी मेंशन नहीं कही है कि परचेज, और वो परचेज सेल्स सप्लायर्स ये हो भी नहीं सकता। तो स्टॉक हम यहाँ से लेंगे क्योंकि कुछ माल उन्होंने वहां से लिया है, ठीक है। तो स्टॉक हो जाएगा। एंट्री भी नोट कर लीजिए अगर आप एंट्री चाहते हैं। देखिए इन्होंने माल निकाला है तो खर्चा है, तो सारे खर्चे क्या होते हैं डेबिट, तो क्या हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। अब फर्स्ट कौन सा था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। बताइए। फर्स्ट की बात की गई है यहाँ पर। देखिए राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी सी, जो कि है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। और इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आप बताइए। रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमारा 9 है, इन्वेंट्री हमारा 2 है, डेप्रिसिएशन बताइए आप, ठीक है। तो ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट, इसका आंसर सी फर्स्ट हमारा बताया गया था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, accounting in modern age is regarded as the art of recording, classifying and summarizing the business transactions in monetary units. Second है हमारा the language of business. Third है the source of business information and D है हमारा all of the above. अगर हम मॉडर्न एज में बात करें तो अकाउंटिंग हमें क्या बताता है या उसका मीनिंग क्या निकाल सकते हैं हम? देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि अकाउंटिंग मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो देखिए रिकॉर्ड भी होता है, इसके अंदर क्लासीफाई होता है, समराइज होता है, तो ये भी करेक्ट है। ये एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहलाता है, तो ये भी हमारा सही कहलाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें द सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सभी के अंदर हमारा जो अकाउंटिंग है उनका मीनिंग कवर होता है। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट तीनों को कवर करता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, नेक्स्ट है हमारा सीक्रेट रिजर्व्स में रिजल्ट इन। अब जो सीक्रेट रिजर्व्स हैं वो हमें क्या बताते हैं? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स,
प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, या फोर्थ है हमारा रिजर्व क्रिएटेड ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड। बताइए जो सीक्रेट रिजर्व है वो हमारा किससे निकलता है, हम इसमें से क्या चीज करेंगे कि हमारा सीक्रेट रिजर्व बनेगा, बताइए। देखिए यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व जो होता है एक तरह से ये हमारा हम इसको पूंजीगत संचय ना मान के आयगत संचय मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बताया गया है कि इसमें जो भी हम अमाउंट डालते हैं एज अ रिजर्व, हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फंड हम इसमें डालते हैं वो हमारा हम उसको सिर्फ हमारी जो डिविडेंड है उसकी रेट को फिक्स करने के लिए करते हैं कि ऐसा ना हो किसी ईयर हमें लॉस हो और हम उस साल ना दे पाए डिविडेंड। तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वेस्टर के माइंड में हमारी इमेज गिर जाएगी। तो उसको बनाने के लिए सिर्फ हम ये रिजर्व रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिजर्व यूज भी हो। तो एक तरह से सीक्रेट रिजर्व का ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मीन्स। अब नेट वर्थ आपको बताना है, इक्विटी कैपिटल होता है, टोटल असेट्स होता है, फिक्स असेट्स माइनस करंट असेट्स होता है, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। बताइए नेट वर्थ की बात की जा रही है। क्या होगा, देखिए डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग रूल्स प्रोसीजर एंड मेथड शुड बी ऑब्जर्व्ड अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऑफ। बताइए यानी कि अगर हम रूल्स प्रोसीजर मेथड चेंज नहीं करते हैं सालों साल, तो ये हमारा क्या कौन सा कन्वेंशन कहलाता है, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेशन, या फिर क्विन कंसर्न। बहुत ही सिंपल है, आप सब आंसर कर सकते हैं इसका। क्या हो जाएगा, देखिए ये कहलाता है हमारा कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर हमने कोई प्रोसीजर मेथड फॉलो किया है तो हम उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखें, यानी कि हम दूसरे साल भी वही मेथड प्रोसीजर फॉलो करें, तभी हम आपस में एनालाइज कर पाएंगे कि इस साल का हमारे प्रॉफिट्स और सारी हमारी जो रिसोर्सेज थे हमने हमने उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया, जिससे कि आगे हम वो सब गलतियां ना करें। अब है कि रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया गया। देखिए सिंपल है, 1935 में तो स्टैब्लिश हुई, तो ये कट गया ये कट गया। नेशनलाइजेशन इसके बाद ही हुआ होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऑन 1 जनवरी 1949, ठीक है। अब आपको बताना है एक ऐसा पर्सन जो कि प्रॉमिस कर रहा है कॉम्पनसेट करने के लिए लॉस को, तो उसको हम क्या बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे श्योरिटी, क्योंकि उसने श्योरिटी लिया है तो वो जितना भी कॉम्पनसेट होगा लॉस का तो उसको तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड बाय डिपॉजिटरी इज कॉल्ड, यानी कि एक व्यक्ति जिसको निक्षेपी द्वारा माल की सुपुर्दगी की जाती है वह क्या कहलाता है, डिपॉजिटरी, श्योरिटी, बायर, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा श्योरिटी, इसको भी हम श्योरिटी ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजेंट हु गारंटीज द रिकवरी ऑफ द फुल अमाउंट ऑफ द क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम, यानी कि आपको ये बताना है कि वो ऐसा कौन सा एजेंट है जो गारंटी देता है कि अगर किसी भी तरह की क्रेडिट में कोई भी लॉस होता है सेल करते समय, तो वहां पर वो क्या करेगा, रिकवरी करवाएगा। यानी कि अगर कहीं भी लगता है कि उसको पैसा नहीं मिलेगा तो ये उसकी पूरी रिकवरी करवाएगा। सब एजेंट, हार्डबोर्ड एजेंट, मेन एजेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इस तरह के एजेंट हमारे कहलाते हैं
हार्डवुड एजेंट या जिनको हम परिशोधी कमीशन भी बोल सकते हैं, एजेंट भी बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी ये गारंटी देते हैं कि अगर कोई भी पर्सन या वैसे तो ये पैसा पूरा दिलवाते हैं, लेकिन अगर कोई भी पर्सन पैसा देने से मना कर देता है या नहीं सेल होता है माल, तो ये लोग सेल कर लेते हैं, या अगर कोई भी पैसा नहीं देता है तो ये लोग पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी गारंटी देते हैं कि हम आपका ये माल है, आपका ये माल पूरा बिकवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी पूरी गारंटी होती है, लेकिन इसके लिए ये अलग से कमीशन भी चार्ज करते हैं, जो कि अदर चार्ज होता है। कमीशन चार्ज के साथ एक अदर चार्ज जो इस काम के लिए किया जाता है, गारंटी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको ये बताना है, द लास्टिटी और डिमांड फॉर टू फुल्ली सब्स्टिट्यूट गुड्स विल बी। अब जो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी लास्टिसिटी किस तरह की होगी। सिंपल है, वेरी हाई होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए फुल्ली सब्स्टिट्यूट है। अगर कहीं भी किसी का भी प्राइस बढ़ता है तो वो लोग डायरेक्ट स्विच ओवर कर जाएंगे, क्योंकि फुल्ली सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर उनकी लास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इलास्टिक है, यानी कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है और उस पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो उसका वो भी उस केस में जब उसके प्राइस कम हो गए हैं, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह का किया जाएगा। सिंपल है, देखें यहाँ पर अगर हम किसी भी, आप कॉमन सिंपल भाषा में समझिए, अगर आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं, ठीक है, और वो ऐसा प्रोडक्ट है कि महंगा हो जाएगा तो आप नहीं खरीदेंगे और सस्ता होगा तो आप खरीद लेंगे, और ऐसे प्रोडक्ट पे अगर आप का अमाउंट जो है वो कम हो गया, यानी कि वो 50 रुपए का प्रोडक्ट था, अब 10 रुपए का आ गया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा ऐसे प्रोडक्ट पे कैसा होगा, कमी तो होगा, क्योंकि पहले आप 50 रुपए में एक यूनिट ले रहे थे, अब वो 10 रुपए की है, तो आप 50 रुपए में 5 यूनिट लेंगे, तो आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना कम हो गया, क्योंकि पहले भी आप 50 दे रहे थे, अभी 50 दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑफन डिमांड्स फॉर एसेंशियल गुड्स। अब जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी डिमांड किस तरह की होती है, आर इक्वल टू यूनिट, यूनिट एक्सीड्स इस कॉम्प्लीमेंट कम्प्लीटली इलास्टिक, या फिर लेस देन द यूनिट। देखिए, जो भी हमारे एसेंशियल गुड्स होते हैं जिनका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइस कैसा जा रहा है, ऐसे ही कि हमारी जो डिमांड होती है वो लेस देन डी यूनिट होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन इनकम द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, यानी कि हमें इनकम के बेसिस पे बताना, आपने पढ़े थे ना, इनकम मेथड, प्राइस मेथड, सप्लाई, एडवर्टाइजमेंट मेथड, तो उन मेथड के अकॉर्डिंग आपको एक इनकम दी हुई है, यानी कि एक इंफीरियर गुड जो है उसकी डिमांड कैसी होगी, अगर इनकम हमारी यहाँ पर होती है, बढ़ती है या घटती है, तो कैसा रिलेशन होगा उसका। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशन होगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, कोई इंफीरियर गुड है, ठीक है, आप वो से परचेस करते हैं, लेकिन आपकी जो इनकम है वो अब बढ़ गई है, तो आप इंफीरियर गुड को क्या करेंगे, कम कर देंगे खरीदना, और आप सुपीरियर गुड पे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो आप इंफीरियर गुड को ज़्यादा खरीदेंगे और सुपीरियर गुड कम खरीदेंगे, या फिर हो सकता है ना ही खरीदें। तो क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया, जब इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड कम हो जाएगा, और जब इनकम घटेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दी होल बिजनेस इज कंसर्न, यानी कि जो पूरी बिजनेस एक्टिविटी होती है हमारी, पूरी किसके ऊपर बेस्ड होती है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, प्रोड्यूसर से कस्टमर, प्रोड्यूसर से एजेंट, या फिर कस्टमर से एजेंट, बताइए एक बिजनेस एक्टिविटी कैसे हमारी रन करेगी या किस पर बेस्ड होती है। देखिए, यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक की हमारी लाइन होती है, पूरी एक्टिविटी हमारी इन दोनों के चारों ओर घूमती है। अब बीच में और पर्सन भी आ सकते हैं, जैसे कि होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, या फिर एजेंट आ गया, ठीक है, ये लोग आ गए, लेकिन एक्टिविटी हमारी किससे शुरू हुई, प्रोड्यूसर से, और खत्म कहाँ हुई, कंज्यूमर पर या कस्टमर पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ है।
कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर इन केमिकल बिजनेस, यानी कि केमिकल बिजनेस के अंदर कितने पार्टनर्स होने चाहिए, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें से आपको बताना है कौन सी इंडस्ट्री आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है। एनिमल हस्बेंड्री, फिश, पिग फार्मिंग या फिर फॉरेस्ट्री। आंसर क्या हो जाएगा? डी, फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब देखिए, हु propounded द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रिंसिपल किसने दिया था, आपको ये बताना। हिक्स, केन्स, डनलप या नन ऑफ दीज। देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रिंसिपल की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये दिया था सैमुअल गोम्पर्स ने। क्या है? सैमुअल गोम्पर्स, ठीक है, इन्होंने दिया था ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु प्रोपाउंडेड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है, किसने दी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये दी थी विक्टर ब्रूम ने, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जब हम मैनेजमेंट का एक्सटेंशन करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? एवरी पर्सन की अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन हो जाती है। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। ईच सबऑर्डिनेट मस्ट हैव ओनली ऑफिसर, केवल एक ऑफिसर मिलेगा उसे, या फिर एक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को, बताइए। क्या लगता है आंसर? देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, जो हम अपने मैनेजमेंट का एक्सटेंशन कर देते हैं, यानी कि हमने उनको डिपार्टमेंट वाइज बना दिया है, ठीक है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सब चीज़ हमने अलग अलग बना दी है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर मैनेजर के अंदर सिर्फ लिमिटेड नंबर्स होंगे सबॉर्डिनेट के, और वो सिर्फ उन्हीं को एक मैनेज करेगा, उन्हीं को कंट्रोल करके रखेगा, उन्हीं को गाइड करेगा, ठीक है। उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट नहीं है, उसके पास सिर्फ पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, सिर्फ वो उन्हीं के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक स्पेशल स्कीम को हम क्या बोलेंगे जो कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में एग्जीक्यूट करने के लिए बनाई जाती है? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, उसको बोलेंगे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया जाता है कुछ स्पेशल काम को करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रिटायरिंग पार्टनर इज द थर्ड लाइबिलिटी। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो थर्ड लाइबिलिटी है, कब तक? थर्ड पार्टी के लिए वो कब तक लायबल होगा? अगर वो कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देता अपना रिटायरमेंट का, या फिर वो अपने ड्यूज पे नहीं करता, बोथ एंड बी, या फिर नाइदर ऑफ द अबव, बताइए। एक रिटायरिंग पार्टनर थर्ड लायबिलिटी थर्ड पर्सन के लिए कब तक रहेगा? देखिए, रिटायरिंग पार्टनर, कोई भी पर्सन रिटायर होता है किसी भी फॉर्म से, पार्टनरशिप फॉर्म से, तो उसको सबसे पहले एक नोटिस देना होता है कि मैं यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई भी फॉर्म के अंदर लॉस होता है या किसी भी तरह की लाइबिलिटी बनती है तो वो उसके लिए लायबल ना हो, क्योंकि बाहर की पब्लिक को नहीं पता वो लायबल है या नहीं। वो लोग उनके ऊपर उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं कि हमने आपके नाम से इन्वेस्ट किया था, या फिर हमें नहीं पता आप भी इसके पार्टनर थे या नहीं, आपको एक नोटिस देना चाहिए था, इसलिए ये लायबिलिटी होती है।
वो या तो अपने सारे ड्यूज़ पे कर दे और साथ ही साथ वो एक नोटिस भी वहाँ पर सेंड कर दे, या हम कह सकते हैं नोटिस निकाल दे कि हाँ वो अब यहाँ से रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी और ए दोनों ही हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ओनली नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज सफिशिएंट, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का केवल नोटिस जरूर सफिशिएंट है किस कंडीशन में? अगर लिमिटेड टाइम की पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप यहाँ पर लिमिटेड टाइम की नहीं है, इलेक्टिव पार्टनरशिप है यानी कि एट विल भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्टिव का मतलब होता है एट विल, यानी कि उसकी इच्छा पर है। ऑन कंप्लीशन ऑफ पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव, यानी कि उनकी जो पार्टनरशिप है उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं। बताइए कौन सी कंडीशन में केवल एक नोटिस देकर डिसोल्यूशन हम फर्म का कर सकते हैं या सफिशिएंट है। ठीक है, देखिए अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ एक नोटिस आपके लिए सफिशिएंट है तो वो पार्टनरशिप हमारी कहलाती है पार्टनरशिप एट विल या पार्टनरशिप एट इलेक्टिव। इसका मतलब होता है कि अगर अपनी विल पर उसको इस्टेब्लिश किया गया है तो वहाँ पर एक नोटिस देकर भी उस फर्म को डिसोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो किस तरह का ग्रुप है? पब्लिक कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, कलेक्टिव कंपनी है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? बताइए। देखिए पंजाब नेशनल बैंक जो है एक पब्लिक कॉरपोरेशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये पूछा गया है जो इंडियन रेलवे है वो किस ग्रुप से आता है? पब्लिक कंपनी से, कलेक्टिव कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या फिर नन ऑफ दीज? देखिए इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आता है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट है। इसलिए आपने देखा होगा रेलवे बजट अलग से प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारा बजट होता है यूनियन बजट, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। रेलवे का बजट एक अलग से बनता है क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने पर्सन होने चाहिए? देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिविल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिट, यानी कि एक कंपनी ऑडिट की सिविल लाइबिलिटी क्या है? उसकी नेग्लिजेंस के लिए, फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए, विलफुल मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ बात करें सिविल लाइबिलिटी की तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो उसकी अदर लाइबिलिटी में कंसिडर की जाएंगी। सिविल लाइबिलिटी का पार्ट होता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है और इतना रिस्की काम है, इतना कॉन्फिडेंशियल वाला काम है, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से होनी चाहिए, वहाँ पर लापरवाही की कोई जगह नहीं बनती और फिर भी उन्होंने लापरवाही की तो ये एक सिविल लाइबिलिटी बनती है। बाकी तो सब उसकी स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑडिट डन इन मॉडर्न कॉरपोरेशन, मॉडर्न कॉरपोरेशन में ऑडिट किस तरह की डन की जाती है, यानी कि क्या पर्पस है? सिर्फ बेनिफिट इंक्रीज करने के लिए, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए, या फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स? बताइए। यहाँ पे मॉडर्न कॉरपोरेशन की बात की जा रही है।
देखिए, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरा करना ऑडिट का पर्पस नहीं है। ऑडिट का अब पर्पस हो गया है जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पाए, और सेटिस्फाई तभी कर पाएगी जब वो ट्रू और फेयर पिक्चर शो करेगी, अपनी ऑडिट बिल्कुल अप टू डेट रखेगी, सही तरह से ऑडिट करेगी। ठीक है, तो मॉडर्न कॉरपोरेशन का मेन काम होता है अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना, जिससे कि वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑडिट का क्या मतलब होता है? कोई भी ऑडिट की जाए गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑडिटर के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट किया जाए, ऑडिट की जाए अंडर प्रोविजंस, या फिर नाइदर ऑफ द अबव। किसको हम बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट ऑडिट है? देखिए, गवर्नमेंट ऑडिट वो ऑडिट होती है जहाँ पर जो ऑडिटर है वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है, कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑन 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, अब है, हु साइन द इंडियन करेंसी ऑफ ₹1, यानी कि जो इंडियन करेंसी 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे किसके साइन होते हैं? देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, बाकी जो अदर रिमेनिंग करेंसी है हमारी उस पे गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द नीड फॉर शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अराइजेस आउट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ, बताइए। यानी कि जो हमारी जो बैलेंस शीट है वो, सॉरी, हाँ, बैलेंस शीट है, उसमें अगर कोई भी हम कंटिजेंट लायबिलिटी शो करते हैं तो ये हमारा क्या दिखाता है? कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, डिस्क्लोजर, या फिर कंजर्वेटिज्म। बहुत ही सिंपल है ये भी। देखिए, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डिस्क्लोजर। ये हमारे डिस्क्लोजर को शो करता है, यानी कि जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर हमने क्या करी है, अच्छे से डिस्क्लोज करी है। ठीक है, नेक्स्ट है, द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। अब जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या यहाँ पर बताता है? ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। एंटिटी कॉन्सेप्ट बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। क्या लगता है इसका आंसर आपको? एंटिटी कॉन्सेप्ट की देखिए, यहाँ पर हम बात करें तो जो हमारी एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर बताती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि यहाँ पर बोलता है सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट अप्लाई टू। अब जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है? सर्विस इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, रेलवे ट्रांसपोर्ट, या फिर लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। किस जगह हमारा सर्विस रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया जाता है? बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए इसका, आपने कहीं ना कहीं तो इसे पढ़ा होगा। देखिए, जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है ये हमारा कहाँ पे फॉलो नहीं होता? ये हमारा लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो हमारा कहाँ एप्लीकेबल होता है? कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंटरप्राइजेज, या फिर पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में कहाँ पर वो फॉलो नहीं किया जाता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अच्छे से आंसर करिएगा। ये जो है हमारा पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो आम जनता होती है उसके यहाँ पे इन्वेस्ट होता है फंड, तो ये देखने के लिए कि उनका जो फंड है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, उसका कोई भी मिसयूज ना हो, ये सब का पता लगाने के लिए हम लोग पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में डबल अकाउंट सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेफ्टी के पर्पज से ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट? इन्वेस्टमेंट, कमीशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर शेयर प्रीमियम। क्या लगता है आपको इसका आंसर?
कौन सा इसमें पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए पर्सनल अकाउंट जो होते हैं हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और एक होते हैं नेचुरल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में तो हमारे जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट ये आ जाते हैं। प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं हमारे, जैसे कि कोई भी आपने कंपनी का नाम ले लिया, जैसे कि एक्स वाई एंड जेड कंपनी, ये हमारा क्या हो गया पर्सनल अकाउंट। और जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हमारे ये आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होते हैं, ये किसी पर्सन से रिलेटेड है सैलरी, इसलिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है in case of a company, total assets minus outside liabilities is called net working, gross working capital, deferred liability या फिर net worth। अभी आपने ये किया है, मैंने चेंज करके इसलिए क्वेश्चन दिया है, वहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो अभी तक आपको याद होगा और आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यस, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है, नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्ट confirmation procedure can be applied to debtors only, creditors only, debtors and creditors both, या फिर none of the above। क्या लगता है आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर जो है वो हमारा कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। देखिए डायरेक्ट कंफर्मेशन जो प्रोसीजर है वो हमारा डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों पे अप्लाई किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं। प्रीपेड सैलरी, ड्राइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्यों? क्योंकि प्रीपेड सैलरी भी पर्सन से रिलेटेड है, ड्राइंग भी किसी पर्सन से रिलेटेड है एंड आउटस्टैंडिंग रेंट भी, ये तीनों एक पर्सन की बारे में बता रहे हैं, यानी कि ये किस में आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक कंपनी है जिसने प्रॉफिट प्रायर जो अर्न किया है प्रॉफिट प्रायर टू इट्स गेटिंग सर्टिफिकेट टू कमेंट्स बिजनेस, इट शुड बी ट्रांसफर टू। देखिए हिंदी में ही बता देती हूँ, आप लोग बोलते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन समझाइए, तो एक कंपनी है जिसने जो भी टिप्पणी व्यवसाय के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले लाभ अर्जित किया है, यानी कि जब उसको वो प्रमाण पत्र मिला है व्यापार शुरू करने का, उससे पहले उसे जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कहाँ स्थानांतरित करते हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट ये भी पूछ सकते थे कि जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में, जर्नल रिजर्व फंड में, सस्पेंस अकाउंट में या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या कि इस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, यानी कि वो उसका कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। और कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, ये हमारे ट्रांसफर किए जाते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट विच मेंशंस इन डिटेल द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड, यानी कि आपको वो स्टेटमेंट बताना है जिसमें हमारी मीटिंग से रिलेटेड सारे मैटर्स को इंक्लूड किया जाता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, नोटिस ऑफ द मीटिंग या फिर रेजोल्यूशन। बताइए। देखिए यहाँ पे टू बी कंसिडर्ड है, यानी कि जो डिस्कस किए जाएंगे, यानी कि आपको एक यहाँ पर आउटलाइन दे दी जाएगी कि हाँ मीटिंग का ये एजेंड सॉरी मीटिंग का ये पर्पस है, और यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी मेरे आंसर निकल गया है, आप लोग समझ गए होंगे, आइडिया लग गया होगा आपको।
एजेंडा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि मीटिंग का ये एजेंडा है, हमें मीटिंग इसके ऊपर करनी है, मीटिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। और मीटिंग में जो भी चीज़ हम डिस्कस करते हैं उनको शॉर्ट लिख लिया जाता है शॉर्ट वे में कि हाँ ये डिसीजंस लिए गए, ये कहा गया मीटिंग के अंदर मेंबर्स के द्वारा, उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एजेंडा ऑफ द मीटिंग राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्कस करने से पहले का आउटलाइन है कि हमें मीटिंग में ये सब चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है वो किस में जरूरी नहीं होता, एक पब्लिक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, या फिर पब्लिक कंपनी सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी, बताइए। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं होती कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ले तभी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करे, वो एक सिंपल समामेलन के बाद भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, उसको ये जरूरी नहीं होता, जबकि पब्लिक कंपनी को जरूरी होता है क्योंकि उसमें इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, उसको ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं तभी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस इज एसेंशियल फॉर। अब जो कमेंस का जो सर्टिफिकेट है वो किस बिजनेस के लिए जरूरी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर करिए अपने, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे इजिली। प्लीज मैंने बहुत कोशिश करी है आपको हर टॉपिक हर पॉइंट अच्छे से समझाने की। 20 तक सारे टॉपिक, जो भी आपको किसी भी टॉपिक या पॉइंट में क्वेरी है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि 20 के बाद शायद मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ये जितना भी आपका डाउट है पूछ लीजिए। देखिए आपका एग्जाम खराब होगा तो मुझे बहुत गंदा फील होगा। प्लीज मैं नहीं चाहती आप लोगों का एग्जाम खराब हो, आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी चीजें क्लियर होंगी, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। थोड़ा सा सोइए कम, थोड़ा सोना कम कर दीजिए आप, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको फिर सोना ही है। ठीक है, एग्जाम के बाद फिर जितना चाहे उतना सोइएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पर फोकस करिए अपना। लेकिन हाँ, प्रेशर नहीं लेना एग्जाम का कि हाँ एग्जाम है डिप्रेशन में चले जाओ, ये भी नहीं करना है। लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करिए इस समय। क्या हो जाएगा, ए। पब्लिक कंपनी में हमें जरूरी होता है, प्राइवेट कंपनी में जरूरी नहीं होता, पब्लिक में हमें हमें जरूरी होता है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एज कंपनी। अब इसमें से कौन सा हमारा, अगर हम बात करें तो एडवांटेज नहीं है इनकॉर्पोरेशन एज कंपनी के लिए, बताइए। परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंपनी, या फिर फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, बताइए। बताइए। देखिए यहाँ पर जो एडवांटेज नहीं है वो है फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ्रीडम नहीं दी जाती है, इसलिए यही सारे सर्टिफिकेट क्यों होते हैं, आपकी सारी चीजें चेक करने के लिए कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या पर्पस है आपका बिजनेस करने का। यानी कि सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, उनकी लीगलिटी चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और आपको फिर बाद में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं, सब चीज़ ठीक है, इसलिए सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द मेंबर्स विच रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, बताइए। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए कौन सा रेजोल्यूशन हमें जरूरी होता है, ऑर्डिनरी, स्पेशल, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस, या फिर नन ऑफ द अबव।
देखिए, जब हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इसके अलावा और फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आप अपने कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड बाय दी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए। देखिए, एग्जाम में अपने टाइमिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों के मैं 3 साल से आपको ये तैयारी करवा रही हूँ बीएड की, तो 3 साल का मुझे इतना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा एक्सपीरियंस है कि हाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स के एग्जाम में क्वेश्चंस रह जाते हैं टाइमिंग की वजह से। तो टाइम मैनेज करके चलिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप टाइम मैनेज कर पाएँ, आपकी स्पीड जो है वो बढ़े। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करिए इसका। एनुअल जनरल मीटिंग कोई किसी भी कंपनी के लिए कौन बुलाएगा बताइए? कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या फिर कंपनी ऑडिटर। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें एनुअल जनरल मीटिंग की, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी। अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑप्शन नहीं होता, ध्यान से सुनिए, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पर हम कंपनी सेक्रेटरी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बुलाएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर भी दे सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी बुलाए। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी ये इस मीटिंग को कंडक्ट करवाएगी करवाएगी खुद नहीं करेगी कंडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, वो उसके बिहाफ पर काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में दोनों है, इसलिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्शन में नहीं है तो हम कंपनी सेक्रेटरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग मस्ट बी साइन बाय। अब जो मिनट ऑफ मीटिंग है वो किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? देखिए, जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं। जो भी हम डिस्कशन करते हैं मीटिंग के अंदर, उनको शॉर्ट रूप में यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो लिख रही है वो है कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी ने लिखा है, तो वो जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो उसके साइन होंगे। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी साइन होंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो पॉइंट लिखवाए हैं, यानी कि वो चीजें उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी बात करी है, वो उनके द्वारा की गई है, तो वो भी इस चीज को ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ, ये बात हमने कही है या डिसीजन हमने लिया है। इसलिए यहाँ पर दोनों के ही साइन होंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोरम फॉर अ वैलिड कंपनी मीटिंग। अब एक कोरम की बात की जा रही है, तो वैलिड कंपनी के लिए कौन सा नहीं होगा? प्रॉक्सी, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए नॉमिनेट वाले, या फिर लेडी मेंबर। तो यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, तो देखिए नहीं में यहाँ पर प्रॉक्सी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉक्सी क्या होता है, जो पर्सन अवेलेबल नहीं है आप उसकी भी यहाँ पर उसकी भी यहाँ पे प्रेजेंट लगवा रहे हैं, या फिर उसको भी आप यहाँ पर प्रेजेंट दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रॉक्सी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से थोड़े नए क्वेश्चंस हैं वेस्ट से रिलेटेड। एक बार कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए। देखिए, मैरिज मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में हमारे 3 रेट होती हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर वेजेस दी जाती है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये पूछा गया है कि मैरिज मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में 100% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी ऑर्डिनरी मतलब जो भी उन्होंने डिसाइड किया उससे भी 110% ज्यादा वो वेजेस दे रहे हैं, तो वो कब कंडीशन आएगी? जब वो 83 से 100% अपना स्टैंडर्ड आउटपुट का काम करेंगे, या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट का 100 से 120%, या फिर 0 से 83%, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 83। जब वो जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट उन्होंने डिसाइड किया था कि इतना काम होना चाहिए, अगर उसका 83 से 110 वो सॉरी 83 से 100 काम कर लेते हैं, तो वहां पर जो भी उनकी वेज डिसाइड की गई है उसका 110% उसको दिया जाता है ज्यादा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन समझ लीजिए और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट।
अब यहाँ पे इसी मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में ये कहा गया है कि जो उनका ऑर्डिनरी पीस रेट सिस्टम है उसमें 120% वो ज्यादा दे रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का। क्या तो ये तो हमारा कितना था, इसमें तो 110 देंगे, 120 क्या होगा, ज्यादा में ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर वो 100 से 120% ज्यादा काम करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का, तो वहां पर उनको जो परसेंटेज दी जाएगी वो 120% दी जाएगी ऑफ ऑर्डिनरी पेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड और कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में सिर्फ ऑर्डिनरी पीस दी जा रही है, ना 110 दी जा रही है ऑर्डिनरी का, ना 120% दिया जा रहा है, सिर्फ ऑर्डिनरी दी जा रही है, यानी कि वो काम कम कर रहे हैं। अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 to 100, 0 to 120 और 0 to 83। तो ये तो होने से रहा, क्योंकि इसमें तो 110 में वो यहाँ पर हम कितना दे रहे थे 110%, और यहाँ हम कितना दे रहे थे 120%, और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 to 83%। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, यानी कि मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में 3 रेट दी जाती हैं उनके आउटपुट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, इन डैश 2 पीस रेट्स आर सेट फॉर ईच जॉब, यानी कि ऐसा कौन सा पीस रेट सिस्टम है जिसमें 2 रेट डिसाइड की गई हैं। मैरिक, तो देखिए मैरिक तो ये कट ही गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसमें 3 रेट होती हैं। अब आपको इन दो में से बताना है, रोवन प्लेनियम प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज, बताइए। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में 2 रेट डिसाइड की जाती हैं। जो उनका स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, अगर उससे कम करते हैं तो लोअर रेट दी जाती है, और अगर जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे ज्यादा वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं या आउटपुट बनाते हैं, तो वहां पर जो हाई रेट होती है वो दी जाती है। तो यहाँ पर 2 रेट होती हैं, एक होती है लो रेट, एक होती है हाई रेट। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है, बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस। अब जो स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस हैं उसका क्या बेसिस होता है अपॉइंटमेंट करने का। वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यूनिट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस की, तो ये इसका हम बात करें डिसीजन की या इसकी अपॉइंटमेंट की, किसके बेसिस पे होगा, तो ये किया जाता है कितनी मटेरियल्स यूज हुआ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्रोवाइड फॉर हायर रेट टू वर्कर्स। अब हायर रेट किसको दी जाएगी, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था 2 रेट होते हैं, एक लोअर एक हायर। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन है इफिशियंट, वो सॉरी इनएफिशिएंट, एफिशिएंट, बोथ ए एंड बी, या लेजी। तो हाई लेजी को तो बिल्कुल नहीं देंगे, इनएफिशिएंट को भी नहीं देंगे, तो ए और बी भी कट गया। क्या हो जाएगा, बी एफिशिएंट वर्कर, यानी कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं को तो हाई देंगे, और लो उनको देंगे जो कम काम कर रहे हैं, लेजी हैं, इनएफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज द मोस्ट सुइटेबल व्हेन द क्वालिटी ऑफ वर्कर्स इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, बताइए। कौन सा पीस रेट सिस्टम होगा, क्वालिटी की बात की जा रही है, तो देखिए बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्वालिटी की बात करें तो पीस रेट सिस्टम में क्या होगा, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, वो ये सोचेंगे कि जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर लेंगे उतने हमारे पैसे बनेंगे। तो वो जल्दबाजी में क्या करेंगे, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन टाइम में क्या होगा, टाइम में ये होगा, अब वो पूरे दिन में चाहे 10 प्रोडक्ट बनाए चाहे 20 बनाए, उनको वेजेस उतने ही मिलेगी। तो वो धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, तो क्वालिटी अच्छी निकल कर आएगी प्रोडक्ट की। इसलिए यहाँ पर क्वालिटी के बेसिस पर काम करें तो प्राइम इम्पोर्टेंस के लिए, यहाँ पर प्राइम इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो टाइम वेस्ट सिस्टम में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश इज मेंटेन टू नो हाउ द वर्कर्स टाइम शोन व्हाइल द टाइम कार्ड इज स्पेंड ऑन द वेरियस जॉब, बताइए। कहाँ पर ये दिखाया जाता है, डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब कार्ड्स, या फिर नन ऑफ द अबव।
देखिए बहुत ही सिंपल है, जब भी हम वर्कर्स के टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर एक कार्ड प्रिपेयर किया जाता है जिसको जॉब कार्ड बोलते हैं। उसमें बताया ये सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं कि किस वर्कर ने कितना टाइम पर काम किया। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टाइम वेस्ट सिस्टम में वेजेस पे की जाती है। बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। देखिए प्रोडक्शन टाइम बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पर वेजेस किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, टाइम वेस्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है पीस रेट सिस्टम में वेजेस का जो पेमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है। पीस की बात की जा रही है, बताइए। ऑप्शंस है, देखिए टाइम है, क्वालिटी ऑफ द वर्क डन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वालिटी ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट है मशीन आवर रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ मशीनरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बाय दी। यानी कि जब हम मशीन आवर रेट की बात करते हैं तो ऐसी एक विशेष अवधि के दौरान जो मशीन की जो भी टोटल उसको चलने में जो खर्चा आया है उसको हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स यानी कितने घंटे चली, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर वेजेस। बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। देखिए बहुत ही सिंपल है, मशीन आवर रेट की बात की जा रही है तो नंबर हम यही देखेंगे कि मशीन कितने घंटे चली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक्स ऑफ कैरेटन स्टिक। अब कैरेटन स्टिक कहाँ पर यूज की जाती है, एब्सेंटिज्म में, मोटिवेशन में, एफिशिएंट लीडरशिप या फिर रिवॉर्ड वर्कर्स, बताइए। क्या होगा आंसर, केराटिन स्टिक आपने पढ़ा होगा। देखिए केराटिन स्टिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस जो कि हम फॉलो करते हैं मोटिवेशन के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उनको कैरेट यानी कि यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर कोई गलत काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्टिक यानी कि उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इनके मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी डन विदाउट। अब जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है वो किसके द्वारा नहीं यहाँ पे किया जा सकता, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेफिनेशन ऑफ क्लियर टर्म्स ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म, लिमिटेड स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर इसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। ऑप्शन ए हो जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, एक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से क्या समझते हैं आप। देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि यहाँ पर एक सुपीरियर है, उसके अंडर कुछ लिमिटेड पर्सन है, वो उनको डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर सुपीरियर। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि लिमिटेड नंबर होंगे तो वो उनको अच्छे से गाइड कर पाएगा, उनसे अच्छे से काम निकलवा पाएगा। ठीक है, और उनको समझा भी पाएगा जब भी उनको उसकी जरूरत होगी। ठीक है, और ज्यादा पर्सन होंगे तो वो उनको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा कि किस तरह से काम करने हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव किसका प्रिंसिपल है, किसका है, ऑप्शन ए, डायरेक्टिंग। क्योंकि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इस तरह से डायरेक्ट करना कि जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिलाया जाए, जिससे कि उनके गोल के साथ साथ कंपनी के गोल भी अचीव किए जा सके, इस तरह से डायरेक्ट करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, Superintendent, supervisors and foremen are in top level, middle level, lower level या फिर none of these। तो बहुत ही सिंपल है, जो सुपरिटेंडेंट, सुपीरियर, फोरमैन होते हैं वो हमारे लो लेवल के होते हैं। मिडिल लेवल में हमारे सभी डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट। ठीक है, और टॉप लेवल में क्या आते हैं, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है,
तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 20 तक सारे डाउट्स पूछ लीजिए प्लीज़। और यहाँ तक मैंने आपको सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स वाइज जो भी आपका सिलेबस था वो करा दिए हैं। एक बार अगर आपको टाइम मिलता है तो 1000 सीरीज को दोबारा देख लीजिएगा, 20 डे सीरीज दोबारा देख लीजिएगा, और 20 डे सीरीज का मैं बहुत जल्दी रिवीजन करा दूंगी 1 या 2 दिन के अंदर। तो बस रिवीजन करते रहिए, सबका एग्जाम अच्छा होगा। बिल्कुल भी डरिए मत एग्जाम को लेकर। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।